आज हम आप सब के साथ मिलकर भारत के इस रतन को आखिरी बार टाटा कहेंगे। लेकिन आज हम अपने विश्लेषण की शुरुआत एक विचार से करना चाहते हैं, और वो ये है कि जब इंसान जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं लेकिन नाम नहीं होता, और जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है लेकिन सांसें नहीं होती। और इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। और आज रतन टाटा ने भी अपनी इस यात्रा को पूरा करके इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, यानी हमेशा के लिए टाटा कह दिया। रतन टाटा ने एक बार खुद कहा था कि इंसान सिर्फ एक मोबाइल फोन के रिचार्ज जैसा होता है जो अपनी वैलिडिटी के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन आज अगर रतन टाटा हमें ऊपर से देख रहे होंगे तो हम और ये पूरा देश उनसे ये कहना चाहता है कि रतन टाटा की वैलिडिटी कभी खत्म नहीं होगी और वो इस देश के करोड़ों लोगों के दिलों पर हमेशा राज करते रहेंगे, उनके दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। आज जब मुंबई में नरीमन पॉइंट के नेशनल सेंटर में रतन टाटा के पार्थिव शरीर को लाया गया तो उनका पार्थिव शरीर भारत के तिरंगे में लिपटा हुआ था और उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि रतन टाटा भारत के अनमोल रतन थे। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता, बड़े बड़े उद्योगपति, सेलिब्रिटीज और आम लोगों ने आज मुंबई में रतन टाटा को नमन करके उन्हें अपनी अंतिम विदाई दी। और इस दौरान इन तस्वीरों ने आज पूरे देश की आंखों को नम कर दिया। ये तस्वीरें रतन टाटा के उस पेट डॉग की हैं जो अंतिम दर्शन के दौरान लगातार रतन टाटा के पार्थिव शरीर के साथ ही बैठा रहा। और सोचिए, ये बेजुबान बोल नहीं सकता, लेकिन इसे रतन टाटा की मौत का इतना दुख हुआ कि ये उनके पार्थिव शरीर के पास से हिला तक नहीं, उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता था, उन्हें नमन करता रहा। और इससे आप समझ सकते हैं कि रतन टाटा का रिश्ता इन बेजुबानों के साथ कितना अटूट रहा होगा। जिस गाड़ी में रतन टाटा के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाया गया, उस गाड़ी के आगे एक 31 साल का युवा अपनी बाइक पर चल रहा था। और यह युवा कोई और नहीं बल्कि रतन टाटा के पर्सनल असिस्टेंट शांतनु नायडू थे। 86 वर्ष के रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन शांतनु नायडू के साथ उनका काफी गहरा रिश्ता था। और आज भी जब रतन टाटा का अंतिम संस्कार हुआ तब शांतनु नायडू उनकी गाड़ी के आगे आगे अपनी मोटरसाइकिल पर चल रहे थे। और ये तस्वीरें बताती हैं कि कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से भी कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। और रतन टाटा की जो अंतिम यात्रा है, ये भी अपने आप में बहुत कुछ सिखाने वाली है। रतन टाटा पारसी धर्म से थे और पारसी धर्म में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को दखमा या टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं।
पारसी धर्म में मृत्यु के बाद शव को आकाश में दफनाने की परंपरा है, जिसके लिए टावर ऑफ साइलेंस में पार्थिव शरीर को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां ऊपर आकाश होता है और दूसरी तरफ मांसाहारी पक्षी और गिद्ध होते हैं। और ये गिद्ध जब उस पार्थिव शरीर के मांस को खा लेते हैं तब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार पूर्ण माना जाता है। वर्ष 2018 में मुंबई में पारसी धर्म के कुल 720 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिनमें से 647 लोगों का अंतिम संस्कार इसी दखमा परंपरा के अनुसार हुआ था। लेकिन रतन टाटा खुद पारसी थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार अग्निदाह से हुआ, जैसे हिंदू धर्म में किया जाता है। सबसे पहले रतन टाटा का पार्थिव शरीर प्रार्थना कक्ष में रखा गया। इसके बाद पारसी धर्म के अनुसार उनके पार्थिव शरीर पर गेह सारनू पढ़ा गया और बाद में अंतिम संस्कार की दूसरी प्रक्रियाओं में भी पारसी धर्म का ही पालन हुआ। लेकिन आखिर में जो दखमा होता है उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनके पार्थिव शरीर का अग्निदाह के जरिए अंतिम संस्कार हुआ। और इसीलिए आज लोग ये भी पूछ रहे हैं कि रतन टाटा का अंतिम संस्कार पारसी धर्म की दखमा परंपरा से क्यों नहीं हुआ। तो उसका कारण यह है कि जब से गिद्धों की संख्या बहुत घट गई है तब से पारसी धर्म में 3 प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाने लगा है। इनमें पहले अंतिम संस्कार को दखमा कहते हैं, जिसमें गिद्ध पार्थिव शरीर का मांस खाकर उसकी अंत्येष्टि करते हैं। दूसरा, पारसी धर्म में भी शवों को दफनाया जाता है और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन JRD टाटा का अंतिम संस्कार भी इसी तरह से हुआ था और उनके शव को फ्रांस में उनके माता पिता और भाई की कब्र के साथ दफनाया गया था। और तीसरा तरीका है दाह संस्कार का, और आज रतन टाटा का अंतिम संस्कार भी इसी प्रकार से हुआ। और उनसे पहले राहुल गांधी के दादा और इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी का अंतिम संस्कार भी ऐसे ही अग्निदाह से हुआ था। फिरोज गांधी भी पारसी धर्म से थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में हिंदुओं के एक शमशान घाट में दाह संस्कार के जरिए हुआ था और बाद में उनकी अस्थियों के एक हिस्से को इलाहाबाद के संगम में प्रवाहित किया गया और दूसरे हिस्से को इलाहाबाद के एक पारसी कब्रिस्तान में दफनाया गया और अस्थियों के तीसरे अंश को सूरत में उनकी पुश्तैनी कब्रगाह में दफनाया गया था। और फिरोज गांधी को जब दूसरा हार्ट अटैक आया था तब उन्होंने अस्पताल में अपने परिजनों से, अपने परिवार से कहा था कि वो नहीं चाहते कि उनका अंतिम संस्कार पारसी धर्म की दखमा परंपरा से हो और उन्होंने हिंदुओं की तरह ही दाह संस्कार की इच्छा जताई थी और बाद में ऐसा ही किया गया। रतन टाटा ने अपने जीवन के मापदंड इतने ऊंचे रखे कि सिद्धांतों के इस माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं है। और आज जब 1 घंटे तक हम उनके बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे कि उनसे क्या आप सीख सकते हैं, रतन टाटा होने का मतलब क्या है और रतन टाटा के आज ना रहने का मतलब क्या है। तो सबसे बड़ा डर यही है कि 1 घंटे में उनके बारे में बात करना कहीं उनके साथ नाइंसाफी ना हो जाए। दुनिया भर में बड़े बड़े उद्योगपति हुए हैं, एक से एक सफल, जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए की बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हैं। लेकिन जिस तरह से रतन टाटा ने भारत के आम लोगों के दिलों पर राज किया, वो बिल्कुल अलग और नई बात है। आज जब हमारे देश में नेताओं की तरह उद्योगपतियों की भी अक्सर आलोचना होती है, कहा जाता है कि उद्योगपति सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, तब रतन टाटा की शख्सियत ऐसी थी कि उन्हें हर हिंदुस्तानी दिल से पसंद करता था। और बहुत कम ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के जीवित रहते हुए भी उसका कोई आलोचक ना हो, और रतन टाटा उन्हीं में से एक थे। हमारे देश में आप राजनीति से लेकर खेलों तक, फिल्मों तक और किसी भी क्षेत्र में एक से एक सफल लोगों को ले लीजिए, ऐसा बहुत कम होगा जब किसी की आलोचना ना होती हो। कुछ ना कुछ आलोचना तो जरूर होती है, लेकिन बहुत मुट्ठी भर चंद लोग ऐसे हैं जिनकी आलोचना ना के बराबर है, और रतन टाटा उन्हीं में से एक थे। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा थे, जिनकी 2 संतानें थीं। इनमें पहले बेटे का नाम था दोराबजी टाटा और दूसरे बेटे का नाम था रतन जी टाटा। रतन जी टाटा की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई थी, जिसके बाद उनकी पत्नी ने बॉम्बे के एक पारसी अनाथालय से एक बच्चे को गोद लिया और उसका नाम रखा उन्होंने नवल टाटा। और नवल टाटा ने 2 शादियां की थी, जिनमें पहली पत्नी से उन्हें 2 बेटे हुए, जिनमें बड़े बेटे का नाम रतन नवल टाटा था और ये वही रतन नवल टाटा थे जिन्होंने आज हम सबको अलविदा कहा है।
रतन टाटा वर्ष 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन नियुक्त हुए और उनसे पहले जेआरडी टाटा, जिनका पूरा नाम जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा था, वो टाटा ग्रुप के अध्यक्ष थे। और ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि जेआरडी टाटा के दादा टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा की मां के भाई थे। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि रतन टाटा जेआरडी टाटा के सुपुत्र थे, वो असल में गलत सोचते हैं। रतन टाटा के पिता को जमशेदजी टाटा के बेटे रतनजी टाटा की पत्नी ने एक पारसी अनाथालय से गोद लिया था और इसके बाद रतन टाटा अपनी प्रतिभा के कारण टाटा ग्रुप में जेआरडी टाटा के बाद उनके उत्तराधिकारी बने थे। और वर्ष 1991 से 2012 के बीच 21 वर्षों तक उन्होंने टाटा ग्रुप का अध्यक्ष रहते हुए काम किया और बाद में वो ऑनरेरी चेयरमैन बन गए थे। यानी उन्होंने बहुत पहले ही अपनी इस कुर्सी को भी छोड़ दिया था। रतन टाटा प्रतिभाशाली होने के साथ साथ बहुत विनम्र थे। उनसे जो बात आप सीख सकते हैं आज, उनके बारे में जो बात खास है, जो अलग है, वो ये कि इतने बड़े पद पर रहते हुए भी, इतने सफल रहते हुए भी वो विनम्र थे। इतने बड़े उद्योगपति रहते हुए वो ईमानदार थे, अनुशासित थे और उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनकी सादगी यानी सिंप्लिसिटी थी। रतन टाटा कहते थे कि पैसे को दिमाग में नहीं बल्कि जेब में रखना चाहिए और जीवन को सादगी के साथ जीना चाहिए, क्योंकि सादगी से बड़ी कोई और पूंजी नहीं होती। रतन टाटा जब सिर्फ 10 साल के थे तब उनके माता पिता तलाक के बाद अलग हो गए थे और इसके बाद रतन टाटा की पूरी परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की थी। रतन टाटा ने एक बार खुद बताया था कि उस जमाने में उनकी दादी के पास एक रोल्स रॉयस कार हुआ करती थी और यह कार उन्हें हर रोज स्कूल से घर लाने के लिए स्कूल जरूर पहुंचती थी। लेकिन उस समय रतन टाटा कोई ना कोई बहाना बनाकर इस महंगी और शानदार कार से घर जाने की बजाय बाकी बच्चों की तरह पैदल अपने घर जाना पसंद करते थे और उन्हें इस कार में बैठने में बड़ी शर्म आती थी, क्योंकि उन्हें सादगी पसंद थी और उन्हें लगता था कि अगर वो इतनी महंगी गाड़ी में बैठकर स्कूल से निकलेंगे तो लोग उन्हें देखेंगे और न जाने उनके बारे में क्या सोचेंगे। और बाद में यही सादगी उनकी पहचान बन गई। आज भी जब रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, तब लोग उनकी संपत्ति की नहीं, उनके पास कितना पैसा था इस बात की नहीं, उनका नेटवर्थ कितना था इस बात की नहीं, बल्कि उनकी सादगी और उनके व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं। उनके ऊपर जो लोग भरोसा करते थे उस भरोसे की चर्चा कर रहे हैं और उनके जीवन यात्रा की चर्चा कर रहे हैं। आज जब हम रतन टाटा के जीवन की बात कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जीवन के किसी क्लासरूम में आ गए हैं और रतन टाटा के बारे में आप पढ़ रहे हैं और आप ये सोचेंगे कि रतन टाटा के जीवन से कितना कुछ सीखा जा सकता है। उनका पूरा की पूरा जीवन एक स्कूल के क्लासरूम की तरह है। कहते हैं कि जीवन में आप कितने भी अच्छे कर्म कर लें, तारीफ तो शमशान में ही होगी, और यह सच भी है। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है, जीवन में कितने भी अच्छे काम कर लें, तारीफ शमशान में ही मिलती है, तारीफ मृत्यु के बाद ही मिलती है। लेकिन जब हम रतन टाटा के जीवन को देखते हैं तो वो एक अपवाद की तरह नजर आते हैं और उनके जीवन से यह पता चलता है कि जब वो जीवित थे तब भी उनकी सिर्फ प्रशंसा होती थी और आज भी उनकी मृत्यु के बाद लोग उनकी उतनी ही तारीफ करते हुए थक नहीं रहे। ये बिल्कुल अलग बात है, ये नई बात है। ये सत्य है कि जो आया है उसे जाना भी है, और यह भी सत्य है कि इंसान इस दुनिया में मुट्ठी बांध कर आता है और खाली हाथ इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन कुछ लोग रतन टाटा जैसे भी होते हैं जो मृत्यु के बाद भी लोगों के जहन में मिसाल बनकर जिंदा रहते हैं और हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। रतन टाटा की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वो अहंकार को हमेशा अपने आप से दूर रखते थे और अपने कर्मचारियों को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। ये तस्वीरें जो अब हम आपको दिखा रहे हैं वर्ष 2021 की हैं, जब रतन टाटा पिछले 2 वर्षों से बीमार चल रहे थे। अब रतन टाटा पिछले 2 वर्षों से अपने एक पुराने कर्मचारी को देखने के लिए गए थे, जो कर्मचारी 2 साल से बीमार चल रहा था, और इस कर्मचारी को देखने के लिए वो मुंबई से पुणे गए और उन्होंने कहा कि वो घबराए नहीं और उनके साथ टाटा ग्रुप का पूरा परिवार खड़ा हुआ है। इसके अलावा यह तस्वीर वर्ष 2012 की है, जब एक कार्यक्रम में अपने कर्मचारियों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने के लिए रतन टाटा कुछ इस तरह से अपने घुटनों पर बैठ गए थे।
ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में क्या करते? वो कहते वो सीधे खड़े रहते और उनके कर्मचारी घुटनों पर आते। लेकिन रतन टाटा खुद भी घुटनों पर बैठ गए। ये उनकी सादगी थी। और ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें आपको मिलेंगी जिनमें रतन टाटा की सादगी और उनकी विनम्रता सबको हैरान करने वाली है। और लोग कई बार उन्हें देखकर यह भी पूछ लेते थे कि क्या ये वाकई में वही रतन टाटा हैं जिनकी कंपनियों की कुल नेटवर्थ पाकिस्तान जैसे देश की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। कहते हैं सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है, क्योंकि वो अपनी सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। लेकिन रतन टाटा इस मामले में भी एक अपवाद थे। रतन टाटा सिर्फ उद्योगपति नहीं थे, बल्कि वो आम लोगों के उद्योगपति थे, जो बिजनेस के साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। टाटा ग्रुप में 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट की है, जिसका मतलब यह है कि टाटा ग्रुप के कुल मुनाफे का 66% हिस्सा आज भी टाटा ट्रस्ट को जाता है। और इस दान से देश के आम लोगों की मदद की जाती है। और आज भारत दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में भले ही 11वें स्थान पर हो, लेकिन हुरून रिसर्च के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े दान करने वाले लोगों में टाटा ग्रुप पहले स्थान पर है। जमशेद जी टाटा ने 7,60,000 रुपए का दान दिया था। 7,60,000 रुपए का दान दिया, जबकि रतन टाटा ने भी समाज के प्रति अपनी इस जिम्मेदारी को जारी रखा। और कोविड के समय उन्होंने पीएम केयर्स फंड में 1,500 करोड़ रुपए का दान दिया था। रतन टाटा मानते थे कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि पैसा दूसरों की भलाई के लिए भी होता है। और यही कारण है कि जब टाटा ग्रुप की कुल नेटवर्थ 34 लाख करोड़ की थी, तब भी रतन टाटा भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में बहुत पीछे 421वें नंबर पर थे। और इसका कारण यह है कि उन्होंने जो भी कमाया उसके एक बड़े हिस्से को उन्होंने समाज की और आम लोगों की भलाई पर खर्च कर दिया। वो कभी भी सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पर नहीं आना चाहते थे, पहले 5 में नहीं आना चाहते थे, पहले 10 में नहीं आना चाहते थे। पैसा तो उनके पास भी बहुत था। आपने देखा होगा आजकल जो उद्योगपतियों की सूची आती है, उसमें लोगों में बड़ी होड़ लगी होती है कि कौन सबसे अमीर उद्योगपतियों की सूची में टॉप 3 में रहेगा, कोई टॉप 5 में रहेगा, और लोग उसे बड़ा ध्यान से देखते हैं। लेकिन रतन टाटा खुद कभी इस रेस में शामिल नहीं हुए। सबसे बड़ी बात यह कि रतन टाटा लोगों को ऐसे लोगों के साथ जुड़कर रहते थे जैसे कोई पेड़ अपनी जड़ों से जुड़कर रहता है। और इस बात को आप इस व्यक्ति की कहानी से समझ सकते हैं, जिसका नाम है विकास त्यागी। कोविड के समय जब टाटा ग्रुप की कंपनियों से कई लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा था, तब इसमें विकास त्यागी की भी नौकरी चली गई। लेकिन उस समय उनकी 11 साल की बेटी ने रतन टाटा के लैंडलाइन नंबर पर कॉल करके उन्हें कहा कि वो उनके पिता को नौकरी से ना निकालें। और इसके बाद रतन टाटा ने विकास त्यागी के जॉब टर्मिनेशन लेटर को रद्द करवा दिया था। और आज यही बात याद करते हुए जब विकास त्यागी रतन टाटा के पार्थिव शरीर को देख रहे थे, तो उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। और उनके शब्द थे कि रतन टाटा जैसे लोग सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। कोविड के मुश्किल टाइम में हमारी जो जॉब के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो फैमिली पूरा प्रॉब्लम में थी। तो मेरी बिटिया थी छोटी, उसने मुझको देखा कि मेरी सिचुएशन ऐसी है, तो उसको पता था, छोटी बच्ची को भी, रतन टाटा एक ट्रस्ट है, उसको फ़ोन करूंगी तो काम बन जाएगा। तो उसने गूगल से सर्च किया, रतन टाटा जी का नंबर जो एसटीडी वाला था, उस पर कॉल किया। एक बार नहीं मिला, दूसरी बार ट्राई किया, सेकंड टाइम में उन्होंने पिक करके बोला कि आपके पास कॉल बैक आ जाएगा। तो भाग के मेरे पास आई और उसने बोला कि पापा आपके पास कॉल बैक आ जाएगा। आप बिलीव करना, संडे के दिन 8:45 बजे सुबह को मेरे पास फ़ोन आ जाता है कि विकास त्यागी यू कैन से योर वर्ड, जो प्रॉब्लम है वो बताइए। और अगले 3 दिन में मेरे पास में अगला ऑफर आ जाता है। तो ये था टाटा, ये टाटा है। जब इतनी बड़ी शख्सियत की मृत्यु होती है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के रिएक्शंस आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के रिएक्शंस आते हैं, बड़े बड़े नेता अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, और वो सब जाहिर अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं। लेकिन रतन टाटा के बारे में उनके कर्मचारी क्या कहते थे, रतन टाटा के बारे में इस देश की आम जनता क्या कहती है, आज ये बात रतन टाटा को बाकी लोगों से अलग बनाती है। और इसीलिए हमने किसी नेता का रिएक्शन नहीं दिखाया आपको, हमने किसी दूसरे और उद्योगपतियों के बारे में बात नहीं की। हमने आपको वो बताया कि एक आम व्यक्ति जिसकी नौकरी खतरे में थी,
वो रतन टाटा के बारे में क्या कहता है। रतन टाटा ने एक बार कहा था कि जीवन में इन 4 चीजों पर कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। पहला, पुराने कपड़े, क्योंकि कपड़ों से कभी यह परिभाषित नहीं होता कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं। दूसरा, गरीब दोस्त, क्योंकि दोस्ती में कोई स्टेटस नहीं होता, कोई गरीबी और अमीरी नहीं होती। तीसरा, बूढ़े माता पिता, क्योंकि आज आप जो भी हैं उन्हीं बूढ़े माता पिता के कारण हैं। और चौथा है सादगी। इंसान को सादगी पर कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफलता को दिखावे से नहीं आंका जा सकता। अगर आप चाहें तो आप भी रतन टाटा के इन 4 सिद्धांतों को अपने जीवन में आज उतार सकते हैं। रतन टाटा ने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की थी और वर्ष 1962 में उन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज में अपनी नौकरी शुरू की और वो टाटा स्टील में शॉप फ्लोर का काम किया करते थे। और उनकी खास बात यह थी कि वो जमशेदजी टाटा के परिवार से होते हुए भी बाकी कर्मचारियों के साथ फैक्ट्री के हॉस्टल में रहते थे और उन्हीं के साथ एक आम कर्मचारी बनकर काम किया करते थे। रतन टाटा इतने प्रतिभाशाली थे कि वर्ष 1932 से 1991 तक टाटा ग्रुप का नेतृत्व करने वाले JRD टाटा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया और इसके बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप का और जबरदस्त विस्तार किया और टाटा ग्रुप के हर प्रोडक्ट में देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना आपको हमेशा नजर आएगी। उदाहरण के लिए टाटा सॉल्ट यानी टाटा नमक की टैगलाइन थी देश का नमक। टाटा की गाड़ियों का स्लोगन था इसमें देश का लोहा है। और जब टाटा टी लॉन्च हुई तब भी इसके कैंपेन की टैगलाइन थी जागो रे, जिसमें देश के वोटर्स को नींद से जगाने की कोशिश की गई। और इसी तरह टाटा ग्रुप की सेवाएं और उसके तमाम प्रोडक्ट्स देशभक्ति और राष्ट्रवाद का पर्याय बन गई और टाटा का कोई भी प्रोडक्ट जब बाजार में आता था तो उसके साथ भरोसा हमेशा जुड़ा रहता था। आज टाटा ग्रुप भारत के हर घर का हिस्सा है। घड़ी बनाने वाली मशहूर टाइटन कंपनी टाटा की है। आप में से बहुत सारे लोगों ने टाइटन की घड़ियां जरूर पहनी होंगी। जिस सॉफ्टवेयर की मदद से आपका पासपोर्ट बनता है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का ही सॉफ्टवेयर है जो आपके पासपोर्ट को बनाता है और उसे हैंडल करता है। देश में जिन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है उनमें भी टाटा स्टील का इस्तेमाल होता है, उसी का स्टील लगता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों के जमाने में बने कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज में भी टाटा का ही स्टील लगा है। इसके अलावा बिग बास्केट, जिसका आप रोज इस्तेमाल करते होंगे, कपड़ों का मशहूर ब्रांड वेस्ट साइड, ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क, एयर इंडिया, विस्तारा एयरलाइंस, ताज होटल्स, टाटा की गाड़ियां तो आप सब जानते ही हैं, रेंज रोवर, जैगुआर, स्टारबक्स की कॉफी, जारा, फास्ट ट्रैक, क्रोमा, फिटनेस ब्रांड कल्ट फिट, हिमालयन कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी टाटा क्लिक, विवांता होटल्स, जिंजर होटल्स और रेस्टोरेंट्स, उनकी पूरी चेन, और ऑनलाइन दवाइयां उपलब्ध कराने वाला ऐप टाटा 1mg भी टाटा ग्रुप का ही है। और यह लिस्ट बहुत लंबी है, हमने तो कुछ छोटे से कुछ बहुत थोड़े ब्रांड्स आपको बताए हैं और ये वो ब्रांड्स हैं जिनका आप हर रोज आपका परिवार और आपके घर में ये सब इस्तेमाल होता होगा। आज आप टाटा की चाय भी पीते हैं, टाटा का नमक भी खाते हैं, टाटा के एयर इंडिया में सफर भी करते हैं, टाटा के स्टील का इस्तेमाल भी करते हैं और टाटा की घड़ी भी पहनते हैं और टाटा की गाड़ियां भी चलाते हैं। आज भी जिस गाड़ी में रतन टाटा के पार्थिव शरीर को उनकी अंतिम यात्रा पर ले जाया गया वो गाड़ी भी टाटा कंपनी की ही थी, टाटा मोटर्स की गाड़ी थी। ये देखिए, ये कितनी अजीब सी बात है कि रतन टाटा की जब अंतिम यात्रा शुरू हुई और जब उन्हें शमशान ले जाया जा रहा था तो जिस गाड़ी में उनका पार्थिव शरीर था वो गाड़ी भी उन्हीं की फैक्ट्री में बनी हुई गाड़ी थी और वो गाड़ी भी उन्हीं की कंपनी की गाड़ी थी, वो भी टाटा मोटर्स की ही गाड़ी थी। और सोचिए इससे बड़ी संतुष्टि क्या होगी कि जिस कंपनी को रतन टाटा ने इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया उसी टाटा कंपनी की गाड़ी से उनका पार्थिव शरीर अपनी अंतिम यात्रा पर भी निकला। रतन टाटा और टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट्स भारत के घर घर का हिस्सा बन चुके हैं और यहां बात सिर्फ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स की नहीं है। टाटा ग्रुप ने देश को ऐसे ऐसे शिक्षण संस्थान भी दिए जो आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के भी बड़े संस्थानों की सूची में आते हैं। इनमें बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, मुंबई का टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है,
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है और नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स है। और कोलकाता और मुंबई में ही टाटा ट्रस्ट का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल भी है, जहां कैंसर के 70% मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस देश के लोग रतन टाटा से इतना प्यार क्यों करते हैं। और जब देश में नेताओं के बाद उद्योगपतियों के लोग इतनी आलोचना करते हैं, जब कहते हैं कि उद्योगपति सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसे में रतन टाटा को भारत में आम लोग इतना प्यार क्यों करते हैं, उसका कारण यह है। आज भी लोग कहते हैं जब कैंसर का इलाज कहीं नहीं हो पाता किसी मरीज का, तो कहते हैं कि आप टाटा के कैंसर इंस्टीट्यूट में चले जाइए, वहां जरूर आपका इलाज हो जाएगा। रतन टाटा कुत्तों से भी बड़ा प्यार करते थे और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हर चीज को आम लोगों के नजरिए से समझने की कोशिश किया करते थे। एक बार रतन टाटा ने बताया कि उनका एक पेट डॉग काफी बीमार हो गया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए उसे अमेरिका ले जाना पड़ा, मिनेसोटा ले जाना पड़ा। और जब वो अपने पेट डॉग को इलाज के लिए अमेरिका ले जा रहे थे, तब उन्होंने ये सोचा कि वो तो इतने सक्षम हैं, इतने पैसे वाले हैं कि अपने डॉग को इलाज के लिए अमेरिका तक ले जा सकते हैं। लेकिन भारत के जो बाकी आम लोग हैं, वो कैसे अपने पेट डॉग्स का इलाज करवाते होंगे, ये सोचने की बात है। और यही सोचकर उन्होंने मुंबई में जानवरों के लिए एक बहुत बड़े अस्पताल का निर्माण करवाया और इसके लिए उन्होंने लगभग 165 करोड़ रुपए दिए। और आज ये भारत का पहला ऐसा एनिमल हॉस्पिटल है जहां जानवरों की मेडिकल जांच के लिए सीटी और एमआरआई स्कैन की मशीनें तक लगी हुई है। और आज भी गोवा नाम का जो पेट डॉग रतन टाटा के पार्थिव शरीर के पास लगातार बैठा हुआ था, इस हॉस्पिटल में सबसे पहला सीटी स्कैन रतन टाटा के इसी पेट डॉग का हुआ था, जिसका नाम है गोवा। सोचिए, जो कुत्ते बेजुबान होते हैं, जो अपनी तकलीफ किसी को बता नहीं सकते, उनके लिए रतन टाटा कितना सोचते थे, कितने संवेदनशील थे कि उन्होंने इन जानवरों के लिए ही बाकायदा एक बहुत बड़ा अस्पताल बनवा दिया। और एक बार वर्ष 2018 में जब ब्रिटेन के मौजूदा ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने वाले थे, तब अपने एक पेट डॉग जिसका नाम था टैंगो, उसकी तबीयत खराब होने की वजह से रतन टाटा ने इस कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया। और उसके बाद किंग चार्ल्स ने कहा था कि रतन टाटा एक शानदार इंसान है और ऐसे इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो सोचिए कि रतन टाटा को इतना बड़ा पुरस्कार किंग चार्ल्स देना चाहते हैं, उन्हें यूनाइटेड किंगडम बुलाया गया है और रतन टाटा जाना भी चाहते हैं, लेकिन अचानक से उनके कुत्ते की तबीयत खराब हो जाती है और रतन टाटा ये पुरस्कार लेने के लिए वहां जाने से इनकार कर देते। रतन टाटा की मृत्यु के साथ आज हमारे देश में टाटा बिरला का वो युग भी समाप्त हो गया, जिसकी भारत के घर घर में एक जमाने में चर्चा हुआ करती थी। नेता भी टाटा बिरला का नाम लेते थे और आम जनता भी अक्सर टाटा बिरला का नाम लेती थी। और अक्सर जब किसी अमीर व्यक्ति की बात की जाती थी तो लोग कहते थे उसकी तुलना टाटा बिरला से की जाती थी। और जब लोग ये कहते थे कि तुम टाटा बिरला हो, तो वो ये समझते थे कि टाटा के जीवन में कोई समस्या और चुनौती नहीं होती होंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि रतन टाटा होना भी आसान नहीं है। अपने 86 वर्ष के जीवन में रतन टाटा ने कभी भी विवाह नहीं किया, वो आखिर तक अकेले रहे। उन्हें
4 बार प्यार तो हुआ, चारों बार वो शादी करने के काफी नजदीक भी पहुंचे, लेकिन उनकी शादी हो नहीं पाई। और आज भी जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तब उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी और उनके साथ उनका कोई जीवन साथी भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद रतन टाटा को इसका कभी कोई पछतावा नहीं था। सोचिए, उन्हें जीवन साथी नहीं मिला, उनका जीवन संतान सुख के बिना अधूरा रहा, लेकिन वो कभी भी इसकी वजह से निराश नहीं हुए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि रतन टाटा होना आसान नहीं है। आज मैं भी रतन टाटा के साथ अपनी आखिरी मुलाकात का एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और ये अनुभव आज से 5 वर्ष पुराना है, जब नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को दिल्ली में दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उनका शपथ ग्रहण समारोह था और उस समय इस राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह में रतन टाटा मेरे बहुत नजदीक की कुर्सी पर बैठे हुए थे और तब उनके साथ एक छोटी सी मुलाकात हुई। और ये जो समारोह था, ये मई के महीने का समारोह है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, मई में दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है और समारोह बाहर था, ओपन में था। रतन टाटा सूट पहनकर आए थे, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। रतन टाटा ने टाई पहनी थी, सूट पहना था और 30 मई 2019 को गर्मी अपने चरम पर थी और कई घंटे तक यह समारोह चला, जिस दौरान रतन टाटा की तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी। मैं देख पा रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी उम्र उस समय लगभग 81 वर्ष की के आसपास की रही होगी और रतन टाटा लगातार गर्मी में परेशान हो रहे थे। और जब समारोह खत्म हुआ तो अचानक से वहां इतनी भीड़ हो गई और रतन टाटा उस वक्त ऐसी स्थिति में थे कि वो अपने असिस्टेंट को ढूंढ नहीं पा रहे थे। उनका असिस्टेंट जरूर उनके साथ आया, लेकिन वो कहीं पीछे था और शायद रतन टाटा अपने असिस्टेंट से संपर्क नहीं कर पा रहे थे और उन्हें यह नहीं पता था कि अभी यहां से कैसे जाना है, उनका असिस्टेंट कहां है और वो कैसे अपनी गाड़ी तक पहुंचेंगे। और उस समय रतन टाटा के साथ मैं खड़ा हुआ था और उन्होंने कहा कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि मैं अपने असिस्टेंट तक कैसे पहुंचूं और कैसे मैं यहां से बाहर निकल सकता हूं। और ये कुछ मिनट थे जो मैंने रतन टाटा के साथ बिताए और रतन टाटा उसके बाद धीरे धीरे वहां से बाहर की तरफ निकलने लगे। हालांकि जो बाकी के जो लोग थे वो उस समय जिन मंत्रियों ने शपथ ली थी, लोग उनके साथ बातचीत कर रहे थे, उसके साथ लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे थे, लेकिन रतन टाटा वहां से तुरंत निकल जाना चाहते थे। और वो लगभग 15-20 मिनट मैंने रतन टाटा के साथ बिताए, उनकी सादगी को देखा और यह भी देखा कि रतन टाटा जैसा जो व्यक्ति है वो भी किसी आम व्यक्ति की तरह वहां उस शपथ ग्रहण समारोह में आए। वो उनके साथ कोई 8, 10, 15, 20 लोगों की कोई टीम नहीं थी और उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी दूर खड़ी हुई है, मैं उस गाड़ी तक पहुंचना चाहता हूं और मुझे खुद नहीं पता कि मेरी गाड़ी कहां है। इसलिए तब मैंने उनकी मदद की। उनका असिस्टेंट और उनके जो बाकी के जो लोग थे वो शायद काफी पीछे थे, वो आए और उसके बाद रतन टाटा वहां से गए। लेकिन ये कुछ मिनट जो मैंने रतन टाटा के साथ बिताए और कुछ घंटे मैंने लगातार उन्हें ऑब्जर्व किया, उससे मैं ये बात समझ गया कि रतन टाटा कितनी बड़ी शख्सियत है। और रतन टाटा का जो ऑरा है, यानी जब वो जहां बैठ जाते हैं उसके आसपास जो ऑरा वो क्रिएट करते थे अपनी सादगी के जरिए, अपने शुद्ध विचारों के जरिए, और जिस प्रकार से वो व्यवहार करते थे वो अपने आप में इतना विशाल है। उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि हर व्यक्ति उन्हें देखकर यह कोशिश करेगा कि वो भी उनकी तरह सादगी से जिए, उनकी तरह वैसे ही जीवन में व्यवहार करे जैसे इतना बड़ा आदमी इतनी सादगी से व्यवहार करता है। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि रतन टाटा जैसा व्यक्ति मुझसे थोड़ी दूर खड़ा हुआ है और कुछ ही दूरी पर बैठा हुआ है। वो अपने आप में एक बहुत शानदार अनुभव था। आज हम आपको शांतनु नायडू के बारे में भी बताना चाहते हैं, जो रतन टाटा के पर्सनल असिस्टेंट थे। शांतनु नायडू 31 वर्ष के हैं और उनका रतन टाटा से परिचय एक स्टार्टअप के जरिए हुआ था। शांतनु सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों को गाड़ियों से बचाने के लिए उनके गले में एक रिफ्लेक्टर बांधकर उन्हें बचाने का काम कर रहे थे। और जब उन्होंने इसमें निवेश करने के लिए रतन टाटा को एक चिट्ठी लिखी तो रतन टाटा इसके लिए बिल्कुल तैयार हो गए और बाद में शांतनु नायडू को उन्होंने अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। और वर्ष 2021 में शांतनु ने रतन टाटा का बर्थडे केक काटकर उनके साथ उनका जन्मदिन मनाया था और रतन टाटा भी उन्हें अपने परिवार के एक हिस्से की तरह मानते थे
और अमेरिका के जिस यूनिवर्सिटी से रतन टाटा ने पढ़ाई की थी, उसी यूनिवर्सिटी से शांतनु ने भी पढ़ाई की थी और उनके दीक्षांत समारोह में भी रतन टाटा अमेरिका गए थे। आज रतन टाटा के जन्मदिन पर 2 साल पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उन्होंने कैसे अपने इस युवा असिस्टेंट के साथ सादगी से अपना जन्मदिन मनाया था, अपना बर्थडे केक काटा था। यह 2021 की तस्वीर है। तो आप सोचिए, यहां भी आपको रतन टाटा की सादगी दिखाई देगी और यह भी दिखाई देगा कि जीवन का चक्र देखिए, 2021 में वो अपना बर्थडे केक काट रहे हैं और जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज आप अपना बर्थडे केक काट रहे हैं और उसके कुछ समय के बाद आज हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आप देखिए शांतनु की भी ये कहानी कितनी दिलचस्प है। एक जगह शांतनु रतन टाटा के साथ बर्थडे केक काट रहे हैं और आज शांतनु रतन टाटा की अंतिम यात्रा के दौरान, उनकी शव यात्रा जब थी तो उस गाड़ी के आगे आगे अपनी मोटरसाइकिल पर चल रहे थे जहां से रतन टाटा की शव यात्रा को गुजरना था। ये भी जिंदगी के 2 रूप हैं, ये भी जिंदगी के 2 चित्र हैं, जीवन के 2 चित्र हैं। अब हम आपको एक बार फिर से रतन टाटा के क्लासरूम में लेकर जाना चाहते हैं और आपको रतन टाटा द्वारा कही गई ऐसी 5 बातें बताएंगे जिनमें आप प्रेरणा लेकर अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। रतन टाटा कहते थे कि अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ साथ चलें। और इससे यह सीख मिलती है कि जीवन में लंबी दूरी तय करने के लिए सच्चे लोगों का साथ भी आवश्यक होता है और संगठित होकर आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। वो ये भी कहते थे कि जीवन को इतना भी कठिन नहीं बनाना चाहिए कि खुशियां हमसे दूर हो जाएं। और आजकल बहुत सारे लोग खुद को इतना कठिन बना लेते हैं और दूसरों से अलग कर लेते हैं कि उनकी खुशियां दूर हो जाती हैं। इसलिए खुद को कठिन नहीं बल्कि सरल बनाकर सफल बने। तीसरा, दूसरों की नकल करने वाला इंसान थोड़े समय के लिए सफलता तो जरूर प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए नकल करके या छल करके आगे बढ़ने वाले लोगों के बारे में ज्यादा ना सोचें, क्योंकि ऐसे लोग जीवन में बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे। और उन्होंने एक बार यह भी कहा था कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूं फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। और इस बात से आप लोग भी आज प्रेरणा ले सकते हैं। आज जब हमारे देश में जातियों की इतनी राजनीति हो रही है, बात बात पर लोगों से उनकी जाति पूछी जाती है कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी पहचान क्या है, तब रतन टाटा की सलाह भी हमारे देश के नेताओं और आम लोगों के काम आ सकती है। वर्ष 2003 में इंडिया टुडे ग्रुप से बात करते हुए रतन टाटा ने कहा था कि वो भारत को एक पावर हाउस के तौर पर देखना चाहते हैं और इसके लिए भारत को पुरानी सोच और सीमाएं खत्म करनी होंगी। और ये सीमाएं हैं जाति, धर्म और क्षेत्रवाद की सीमाएं। उन्होंने कहा था कि जब हम जातिवाद और धर्म की सोच से बाहर निकल जाएंगे, तभी भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में दुनिया में अपनी एक जगह बना सकता है। और रतन टाटा ने जातिवाद को एक समस्या बताते हुए कहा था कि हम अपने आप को भारतीय की बजाय एक पारसी या पंजाबी के रूप में देखते हैं, यानी हम जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं में बटे हुए हैं और हमें ये सीमाएं तोड़कर अपने लोगों में एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा करनी होगी और वो दिशा तय करनी होगी जहां हम अपने देश को ले जाना चाहते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे देश के नेता और लोग रतन टाटा की इस सलाह को आज मानेंगे?
देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, नॉट जस्ट फॉर कॉर्पोरेट इंडिया बट फॉर द कंट्री एज अ होल. आई थिंक द इम्पैक्ट ऑफ हिज वर्क इज क्वाइट अनपैरेलल्ड एंड आई थिंक वी शुड रिमेंबर हिम थ्रू द रिचनेस ऑफ हिज वर्क. उनका जीवन ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं. मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे और आदर्श पुरुष थे कई तरह से. तो हमको उनकी जो जिंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए. जिंदगी में काफ़ी बार, मतलब मेरे लाइफ में काफ़ी बार तो नहीं कह सकते हैं, बट कई सारे बार उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए मौका मिला है और हमेशा मेरे को यही लगा कि हमेशा वो कुछ नई चीज बात करते थे और उनका जो भारत के लिए, भारत का अर्थव्यवस्था के लिए और भारत का जो इंडस्ट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए उनका विजन जो था वो एक बहुत बड़ा और एक अद्भुत विजन था. ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा लॉस है नेशन के लिए. ही वॉज एन आइकॉनिक फिगर, वेरी वेरी टॉल इंडस्ट्री लीडर. और ये जहाँ मैं समझता हूँ कि ये एक जो कमी है ये काफ़ी देर तक रहेगी. रतन टाटा की मृत्यु की खबर के बाद कई शहरों के दुर्गा पंडालों और गरबा पंडालों में सन्नाटा छा गया और लोगों ने गरबा रोककर रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी. और ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारे देश के लोग रतन टाटा से कितना प्यार करते हैं. बड़े दुख की बात है कि आज हमारे बीच रतन टाटा जी नहीं रहे. तो आज हम लोगों ने मिलकर सभी ने अपनी पूजा कमेटी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए. साथ ही भक्तों ने भी जो मिलकर यहाँ पर खड़े होकर उनको 2 मिनट का मौन रखकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किए. और हम चाहते हैं पूजा कमेटी को से भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान दे. और जिस वक्त रतन टाटा के निधन की खबर आई उस वक्त जर्मनी में अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ का एक कॉन्सर्ट चल रहा था और उन्होंने भी अपने कॉन्सर्ट के बीच में ही उसे रोककर रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी. तो रतन टाटा का जो जीवन है वो शानदार रहा और रतन टाटा के जीवन को अगर आप ठीक से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उनका जीवन एक क्लासरूम की तरह है. अगर आप उस क्लासरूम में बैठेंगे, रतन टाटा से, उनके सिद्धांतों से मुलाकात करेंगे, रतन टाटा के जीवन को अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जीवन की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला में आ गए हैं. रतन टाटा के जो सिद्धांत थे, रतन टाटा का जो व्यवहार था और जिस तरह का जीवन रतन टाटा ने जिया है वो अपने आप में, जो सिद्धांतों का अगर हम कहें कि माउंट एवरेस्ट कोई हो सकता है तो वो रतन टाटा थे. और रतन टाटा ने सफलता के लिए कभी भी भरोसे का सौदा नहीं किया. उन्होंने हमेशा भरोसे को बरकरार रखा. उन्होंने हमेशा यह देखा, जब वो इंडिका कार लेकर आए थे, डीजल की पहली छोटी गाड़ी जो भारत में थी, उस समय उन्होंने मध्यम वर्ग के बारे में सोचा. और इसके बाद जब वो टाटा नैनो गाड़ी लेकर आए, उस गाड़ी के पीछे जो उनकी सारी सोच थी वो ये थी कि वो भारत के गरीब लोगों के लिए एक गाड़ी बनाना चाहते थे. वरना महंगी गाड़ी बनाकर भी वो पैसा तो बहुत कमा सकते थे, लेकिन टाटा नैनो की जो सोच थी वो ये बताती है कि रतन टाटा इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी भारत के गरीब लोगों के बारे में सोचते थे. रतन टाटा ने ही एक बार कहा था कि लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका अपना जंग उसे नष्ट कर सकता है. इसी तरह कोई भी किसी व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उस व्यक्ति की अपनी मानसिकता ही उसे नष्ट कर सकती है.